हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम न्यू पेपर स्टार्ट करेंगे जो एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2016 में हुआ था। उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, ए कारनोट इंजन वर्क्स एज अ रेफ्रिजरेटर। मतलब कारनोट इंजन जो है एक रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क कर रहा है इन बिटवीन 250 केल्विन एंड 300 केल्विन। मतलब यहाँ पर एक होता है सिंक, एक होता है सोर्स। सिंक जो होता है वो लोअर टेम्परेचर पे होता है और सोर्स जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। मतलब टेम्परेचर ऑफ सोर्स का हमेशा ज़्यादा होता है सिंक के टेम्परेचर से। और एज ए रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है तो एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। रेफ्रिजरेटर में जो सिंक होता है वो अंदर होता है। मतलब जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो सिंक है और रेफ्रिजरेटर के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो आपका सोर्स होता है। मतलब रेफ्रिजरेटर में सिंक क्या होता है, हम फ्रीज के अंदर कुछ भी रखते हैं, जैसे आपने वाटर रखा तो वाटर किसकी तरह काम करेगा, सिंक की तरह। और बाहर जो इन्वायरमेंट है वो किसकी तरह काम करेगा, सोर्स की तरह। और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, अंदर से सिंक से हीट लेता है और बाहर दे देता है। इसका मतलब क्या है, जो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं और वो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या करता है, अंदर से हीट लेके बाहर फेंक देता है। तो ये प्रोसेस होता है। इट अक्वायर 750 कैलोरी फ्रॉम हीट सोर्स एट लो टेम्परेचर। मतलब लो टेम्परेचर का मतलब सिंक, जो सिंक है ना वहां से वो 750 कैलोरी हीट लेता है। तो हीट जनरेटेड एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर का मतलब इन्वायरमेंट को वो कितनी हीट दे देगा ये बताइए कैलोरी में। तो इसका जो आंसर होगा वो कैसे करेंगे, देखिए। टेम्परेचर ऑफ सोर्स का हमेशा ज्यादा होता है सिंक के टेम्परेचर से। और रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, एक होता है वर्किंग सब्सटेंस। और वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है कि हमें इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ता है डब्लू। और वो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या करता है, सिंक से क्यू2 हीट लेता है और सोर्स को क्यू1 हीट दे देता है। मतलब इसने सिंक से हीट ली और सोर्स को दे दी। और रेफ्रिजरेटर में सिंक क्या होता है, इनसाइड कुछ भी हो वो सिंक होता है और आउटसाइड जो होता है आपका इन्वायरमेंट जो रूम वो क्या होता है, सोर्स होता है। तो यहाँ से वो हीट लेता है और यहाँ पे दे देता है। और यहाँ से मतलब लो टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है सोर्स का, सिंक का कम होता है। सो हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर अपने आप नहीं जाती, इसके लिए हमें वर्क करना होता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं ताकि हीट यहाँ से यहाँ जा सके। तो इलेक्ट्रिकल वर्क किसके इक्वल होगा, क्यू1 माइनस क्यू2। यहाँ से जो हीट ली है और यहाँ पे जो दी है, यहाँ पे जो दी है वो वर्क को ऐड करके दी है। तो वर्क कितना करना पड़ा, वो क्यू1 माइनस क्यू2। लेकिन जो कारनोट हीट इंजन होता है वो क्या होता है, कारनोट हीट इंजन के केस में क्या होता है, जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो सोर्स से हीट लेता है। यहाँ से मान लेते हैं उसने क्यू1 हीट ली और कुछ उसने मैकेनिकल वर्क कर दिया, कुछ उसने क्या कर दिया, मैकेनिकल वर्क कर दिया। जैसे आपकी ट्रेन जो होती है वो कोयले से जलती है, तो कोयले में जो हीट होती है वहां से वो हीट एनर्जी लेता है और कुछ मैकेनिकल वर्क कर देता है और कुछ सिंक में चली जाती है। सिंक का मतलब वो इंजन गर्म होने में चली गई। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में जो पेट्रोल है उससे जो हीट एनर्जी मिलती है वो सारी हमारी यूज थोड़ी होती है। वो कुछ पार्ट ही हमारा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है और बाकी क्या हो जाती है, इंजन को गर्म करने में चली जाती है, साउंड एनर्जी में चली जाती है। तो ये प्रोसीजर है। तो यहाँ पे क्यू1 हीट ली, क्यू2 हीट सिंक को दे दी। तो यहाँ पर कितना वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क, क्यू1 माइनस क्यू2, ये मैकेनिकल वर्क हुआ कि इतनी हीट लेके इतनी सिंक को दी तो बाकी जो बच गई वो मैकेनिकल वर्क में चली गई। वो कितनी गई मैकेनिकल वर्क में, क्यू1 माइनस क्यू2।
तो ये, और यहाँ पे क्या था, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ा, Q1 माइनस Q2 का इलेक्ट्रिक, इस पे हमें वर्क करना पड़ा। और हीट इंजन जो कार्नोट हीट इंजन है उससे हमें वर्क मिला, मैकेनिकल वर्क। यहाँ पर हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल वर्क में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क किस में कन्वर्ट होके चला गया, हीट एनर्जी में, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ से हीट निकालने में यूज हो गया। और दोनों के केस में, कार्नोट हीट इंजन के केस में और रेफ्रिजरेटर के केस में, Q2 बाय Q1 किसके इक्वल होता है, T2 बाय T1 के इक्वल होता है। ये कार्नोट हीट इंजन में होता है। नॉर्मल हीट इंजन, कोई भी हीट इंजन में ऐसा नहीं होता है। कार्नोट हीट इंजन जब रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करेगा या फिर एज ए हीट इंजन यूज होगा, तब ये स्टेटमेंट लिखी जाती है, Q2 बाय Q1 इक्वल टू T2 बाय T1। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का यूज करना है इस क्वेश्चन में। आपको जो T1 है, जो हायर टेम्परेचर है, वो कितना गिवन है, 300 केल्विन। और T2 जो होता है वो लो टेम्परेचर होता है, और वो कितना गिवन है, 250 केल्विन। ये आपको क्वेश्चन में बताएगा नहीं, ये आपको खुद सोचना है कि जो T1 होता है वो सोर्स का हो टेम्परेचर होता है जो हाई होता है, और T2 जो है वो सिंक का टेम्परेचर होता है, वो लो टेम्परेचर वाला होगा। और आपको कह रहा है Q2 जो हीट है, यही कह रहा था कि लो टेम्परेचर से उसने Q2 हीट ली और कितनी ली थी, 750 कैलोरी। तो आपने 750 ले लिया Q2, और आपको Q1 निकालना है। तो Q2 बाय Q1 किसके इक्वल होता है, T2 बाय T1 के। तो यहाँ से आपका Q1 निकालना है, तो Q1 उस साइड ले जाओ और ये दोनों इस साइड ले आओ, तो ये चीज हो जाएगी। तो Q1 कितना आएगा, Q2 की जगह तो 300, सॉरी, T1 की जगह तो 300 रख लिया, और T2 की जगह 250 रख लिया, और Q1 सॉरी Q2 की जगह कितना रख दोगे, 750 कैलोरी। तो ये जो Q1 है, 25 दिए 75, तो ये 3 पे कट जाएगा, और 3 की 300 के साथ गुणा कितनी आ जाएगी, 900। तो Q1 कितना आ जाएगा, 900 कैलोरी आ जाएगी। मतलब उसने सोर्स को कितनी हीट दे दी, 900 कैलोरी हीट दे दी। मतलब इसने यहाँ से 750 कैलोरी हीट ली थी, और यहाँ पे सोर्स को कितनी हीट दे दी, 900 कैलोरी। ये 150 कैलोरी कहाँ से आई, वो इलेक्ट्रिकल वर्क से आई। मतलब उसको कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ा, 150 कैलोरी का इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ा। और अगर ये वर्क मेनली जूल में लिखा जाता है, तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.2 जूल होते हैं। क्या पता कभी क्वेश्चन फ्यूचर में ऐसा आ जाए, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ा, तो 150 कैलोरी आंसर आएगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। और अगर आपको जूल में कन्वर्ट करके आंसर दिया गया है, तो कैलोरी इसको कितने से गुणा कर दोगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए कोयल ऑफ रेजिस्टेंस 300 ओम। मतलब ये आपको आर गिवन है रेजिस्टेंस, और इंडक्टेंस का मतलब ये आपको एल गिवन है, 1 हेनरी, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। मतलब ये आपको फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन है, क्योंकि हर्ट्ज यूनिट दे रखी है ना, तो इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन है, मतलब ये आपको न्यू गिवन है। द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी। तो फेज डिफरेंस निकालना है आपको, फाई वोल्टेज और करंट में कितना होगा। मतलब आपको आर की वैल्यू कितनी गिवन है, 300 ओम, एल की वैल्यू कितनी है, 1 हेनरी, और फ्रीक्वेंसी गिवन कितनी गिवन है, 300 बटे में 2 पाई हर्ट्ज। और आपको फेज डिफरेंस निकालना है किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। अब हमें ये पता है, अगर इंडक्टेंस गिवन है, तो इंडक्टेंस गिवन है तो एक्स एल आएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। अगर हम बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस जो आएगा, तो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ऊपर की तरफ होता है, और आर कहाँ होता है, इस तरफ होता है, और जिस डायरेक्शन में आर होता है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट होता है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जड़ होगा, और वो जड़ क्या है, इम्पीडेंस है उस एसी सर्किट की। और वो जड़ जो है, जो एंगल बनाता है आर के साथ, वही क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है हमारा। तो ये जो फाई है
और ये करंट, और जिस डायरेक्शन में जड़ होता है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज होती है, तो ये भी फाई होता है। मीन्स करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई, वो हम फाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जेड और आर के बीच में भी जो एंगल होगा उसी से कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, टेन फाई निकाल लेते हैं। टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सएल के बराबर होगा, और बेस क्या होगा, आर। तो टेन फाई किसके इक्वल होगा, एक्स एल बाय आर। ये समझ आ रहा है आप, ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर जो रेजिस्टेंस होती है एसी सर्किट में वो हॉरिजेंटली होती है, और एक्सएल जो होता है उसके 90 डिग्री पे होता है, और उनका जो रिजल्टेंट आता है उस रिजल्टेंट में आपकी वोल्टेज होती है, और करंट तो हमेशा आर की डायरेक्शन में होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वही एंगल कैसे निकलेगा, जेड और आर के बीच में निकाल लो। और जेड और आर के बीच का जो एंगल है वो टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये एक्सएल है तो ये भी क्या होगा, एक्सएल। तो एक्सएल बाय आर करके आप टेन फाई निकाल सकते हो। तो अब हमें एक्सएल पता होना चाहिए, एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल। और ओमेगा किसके बराबर होती है, टू पाई न्यू इंटू में एल। तो यहाँ से हमें एल भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो हमारा टेन फाई निकल आएगा। तो टेन फाई किसके इक्वल आएगा, टू पाई न्यू इंटू एल बाय आर। अब जो जो वैल्यू थी सभी पुट कर दो। टू पाई गुणा में न्यू कितना था, 300 बाय टू पाई, गुणा में एल कितना था, 1 बाय आर कितना था, 300। टू पाई से टू पाई कट गया, ये ऊपर तो हो जाएगा 300, और नीचे भी कितना है 300, कट के कितना आ जाएगा 1। तो टेन फाई किसके इक्वल आ गया, 1 के। और टेंजेंट ऑफ थीटा अगर 1 होता है तो थीटा कितना आ जाता है, 45 डिग्री। सो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। तो बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपने कैसे किया, एक्सएल और आर लिखा, और जो टोटल इम्पीडेंस होती है वो जो हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनाती है वही फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि आर जो है आर की डायरेक्शन में करंट होता है, टोटल इम्पीडेंस की डायरेक्शन में वोल्टेज होती है। तो इस चीज का यूज करके टेंजेंट थीटा निकाल के आपने फाइनली जो है फेज डिफरेंस फाई जो है 45 डिग्री निकाल दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफेरेड, मतलब माइक्रोफेरेड है कैपेसिटर, तो उसकी ये कैपेसिटेंस गिवन है, इज चार्ज टू 200 वोल्ट। मतलब इसको चार्ज किया गया है, और कब लग चार्ज किया गया है, जब लग उसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ना आ जाए, 200 वोल्ट। मतलब उस कैपेसिटर का जिसका कैपेसिटेंस इतना है, इस चार्ज टू 200 वोल्ट, मतलब उसके अक्रॉस 200 वोल्ट क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब ये अगर कैपेसिटर है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 200 वोल्ट है, और कैपेसिटेंस क्या है उसका, 100 माइक्रोफेरेड है। तो 100 इंटू माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 लिखेंगे, तो 10 की पावर-4 फेरेड हो जाएगा कैपेसिटेंस। और कहता है देन इट इज डिस्चार्ज थ्रू ए 2 ओम रेजिस्टेंस। मतलब सबसे पहले आपने उसको चार्ज किया। चार्ज कैसे करोगे, कोई ना कोई बैटरी लगा दोगे, और उसको कितने वोल्ट लग चार्ज कर लिया, 200, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया उसके अक्रॉस। अब ये कहता है अब इसको डिस्चार्ज करिए। डिस्चार्ज का मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर थी उसको 2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू हीट जनरेटेड में यूज कर लीजिए। द टोटल हीट जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस इज, और यही कहना चाहता है इट इज डिस्चार्ज थ्रू ए 2 ओम रेजिस्टेंस। मतलब जो 2 ओम रेजिस्टेंस आप इसके सीरीज में लगा दीजिए, ताकि क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट कर दीजिए कैपेसिटर के। तो कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो इस रेजिस्टेंस में कहाँ पे चली जाएगी, हीट में चली जाएगी। तो इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट रिलीज होगी या कितनी हीट जनरेट होगी, वो कितनी होगी जितनी इसके पास एनर्जी स्टोर होगी। वो सारी एनर्जी ये इसको दे देगा, और वो एनर्जी ये किस में कन्वर्ट कर देगा, हीट में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि जो यहाँ पे चार्जिंग था इसकी वजह से इसके अंदर करंट जाएगा, और उस करंट की वजह से इसके अंदर हीट जनरेट होगी, और वो कितनी होगी टोटल, जितनी इसके पास स्टोर्ड होगी एनर्जी।
तो अगर हमें कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों पता हो तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, हाफ सी वी स्क्वायर। सी आपको कितना गिवन था, 10⁻⁻⁴, और वी कितना है 200, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/2, ये 10⁻⁻⁴, 200 का स्क्वायर है तो 200 इंटू 200 लिख लिया, और 2 से ये 200 कट जाएगा 100 पे, तो ये 2 गुणा में 10⁻⁴ हो जाएगा, और 10⁻⁻⁴ भी है, और ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली क्या बच जाएगा आपके पास 2। और ये सभी हमने एसआई यूनिट में रखे हैं, तो आंसर किस में आएगा, जूल में। तो हीट कितनी जनरेट होगी रेजिस्टेंस के पास, 2 जूल। तो इसका मतलब कितनी एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर के पास, 2 जूल। तो अगर आपसे एनर्जी पूछ ले कितनी स्टोर थी तो 2 जूल होगी, और हीट कितनी जनरेट होगी, 2 जूल ही होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ओनली 2% ऑफ द मैन करंट इज पास्ड थ्रू ए गल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। मतलब कहता है एक गल्वेनोमीटर है, एक आपके पास क्या है, गल्वेनोमीटर है, जिसकी रेजिस्टेंस आर जी जो है वो हम लेते थे जी। यहाँ पर कितनी गिवन है, जी। ये आर जी क्या है, गल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है, गल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको गल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस जो हम आर जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितनी गिवन है, जी गिवन है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ शंट, शंट का मतलब है कि इसके पैरेलल में, ये जो गल्वेनोमीटर है आपको इसके पैरेलल में क्या लगा देना है, एक रेजिस्टेंस लगा देना है आर। और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, इस आर की वैल्यू ही पूछ रहा है। लेकिन पूछ कैसे रहा है ये देखिए, इफ ओनली 2% ऑफ द मैन करंट, यहाँ पे करंट का मतलब आप इसको एमीटर बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, गल्वेनोमीटर को एमीटर। और एमीटर बनाना चाहते हो तो आपको एक रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ना पड़ता है गल्वेनोमीटर के, तभी ये पूरा का पूरा, मीन्स ये पूरा का पूरा, अब ये क्या बन गया, एक गलवैन सॉरी एमीटर बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, अब एक एमीटर बन गया। पहले ये जो है सिर्फ गलवेनोमीटर था, आपने एक पैरेलल के अंदर एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक एमीटर बन जाता है। और जितनी रेंज का चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये आर हम बना लेते हैं। इफ ओनली 2% ऑफ मैन करंट, मतलब यहाँ से आप मान लेते हैं मैन करंट आया आई, और यहाँ पे कितना चला गया उसका 2% ऑफ आई, आई का 2% गलवेनोमीटर से चला गया, इज पास्ट थ्रो अ गलवेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। मतलब 2% यहाँ से चला गया आई का, तो यहाँ से कितना चला गया होगा, 98% ऑफ आई। 2% को अगर आप निकालने के लिए जाओगे तो 2% का मतलब 2/100, तो ये 0.02 आई हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0.98 आई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या निकालना है, आर निकालना है, किसके टर्म्स में, जी की टर्म में। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा गलवेनोमीटर के एंड पॉइंट्स में, उतना ही इस रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा। तो अगर यहाँ पे करंट कितना है 0.02 आई, करंट को अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस से गुणा कर दूं जी से, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ऐसे ही मैं इन दोनों के क्रॉस निकाल लेता हूँ, 0.98 आई इंटू में क्या आर, आई से तो आई क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और आर कितना आ जाएगा 0.02 बाई 0.98, और गुणा में क्या रह जाएगा जी। तो ये जो यहाँ से 100 नीचे आएगा, यहाँ से भी 100 नीचे आएगा, अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो ये 2/98 गुणा में जी, और ये 2 से काटोगे तो 1/49 जी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, G/49। तो जो शंट रेजिस्टेंस है ये आपका शंट रेजिस्टेंस होता है जो पैरेलल में लगाया जाता है शंट। तो ये कितना रेजिस्टेंस का होना चाहिए, G/49। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%, मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई बाय 300%, का मतलब 300% और बढ़ गई। पहले अगर के थी
तो उसमें के में कितनी और बढ़ गई, 300% और बढ़ गई। बाय का मतलब है 300% और बढ़ गई। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, मतलब मोमेंटम कितने से इंक्रीज्ड हो गया होगा ये पूछ रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको जो इंक्रीमेंट लगा हुआ है वो 300% है। जो अगर हम एरर वाले जो कंसेप्ट था उससे हम नहीं कर सकते कि एरर वाले कंसेप्ट में पढ़ा था हमने, अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज इतना है तो मोमेंटम में जो इंक्रीज होगा वो कितना होगा, वो हम इस कंसेप्ट से, एरर वाले कंसेप्ट से नहीं लगा सकते कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर बाय 2m के इक्वल होती है। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर अगर हम एरर का मतलब परसेंटेज निकाले तो 2 इंटू में परसेंटेज इन पी इक्वल टू क्या होगा, 2m इंटू में परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी ये 2m में तो कुछ होगा नहीं परसेंटेज, क्योंकि 2m तो क्या है, कांस्टेंट है। तो परसेंटेज एरर, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ पर ये तो 300 दे रखा है, तो ये जो 2 है ये नीचे लेके आएंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन पी में कितना हो जाएगा, 300/2, तो 150%। जो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये आप कंसेप्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तब लग सकता है जब आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या फिर एरर 5% से कम हो। लेस देन 5% होती तब आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते थे, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर यही कहता काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है बाय 2% है, बाय 3% है, तो आप इसका यूज कर सकते थे। और यहाँ पर ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि एरर के अंदर या इंक्रीमेंट के अंदर ये चीज तो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मास और 2 जो है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो नॉर्मल वे है उसी से जाना पड़ेगा। मींस कैसे जाओगे, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करते हैं और यहाँ पर किसकी बात करते हैं, फाइनल की। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है के और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल क्या है, के, और फाइनल क्या हो जाएगी, के में 300% जोड़ोगे तो 3k ही जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4k। इनिशियल मान लेते हैं मोमेंटम इनिशियल कितना है, p, और फाइनल मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो पी स्क्वायर बाय 2m किसके बराबर होगा, के। तो यहाँ से p कितना आ जाएगा, 2m k का रूट आ जाएगा, ये तो p आ गया, इनिशियल मोमेंटम पी आई जो हमने p लिया है। अब फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा आपका, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m इक्वल टू 4k। तो यहाँ से फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 4 4 दूनी 8 के इंटू में एम। तो यहाँ से पी एफ कितना आ जाएगा फाइनल, √8m k। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहे √8m k, तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 4, तो 4 का तो 2 बार आ जाएगा और 2m k बच जाएगा, और 2m k तो हम क्या लिख सकते हैं, p। सो इसको क्या आ जाएगा, 2p। मतलब फाइनल मोमेंटम जो है इनिशियल मोमेंटम का दुगुना हो गया। अब अगर आप इससे भी एस्टीमेट लगा सको कि शुरू में इनिशियल मोमेंटम कितना था, p, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 2p, तो अगर ऐसा है तो बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, 100% से इंक्रीज हो गया। अगर आप ऐसे ना निकालना चाहते तो परसेंटेज जो इंक्रीज है वो कितना आएगा, चेंज बाय इनिशियल इनटू में 100, और चेंज के आप मोड लगा देते हो, तो चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल क्या है, 2p, इनिशियल क्या है, p, तो चेंज कितने का आया, p, इनिशियल कितना था, p गुणा में 100, तो कितना परसेंट बढ़ गया, ये 100% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया, 100%। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, पहले था p, बाद में कितना जोड़ें कि 2p हो जाए, तो 100% ही जोड़ना पड़ेगा, p ही जोड़ना पड़ेगा, p का मतलब 100% ही जोड़ना पड़ेगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। सो आपने क्या देखा कि ये जो कंसेप्ट है,
जो हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इतने परसेंट से बढ़ गई, तो बताइए मास कितने परसेंट बढ़ गया होगा। या ये आ जाए काइनेटिक एनर्जी मास में इंक्रीमेंट इतना हुआ, तो स्पीड मास और स्पीड में इतना हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी में बताइए। वो कंसेप्ट तब लगते हैं जब ये एरर या फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट 5% से कम हो। लेकिन यहाँ पे हमें जो गिवन था काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, वो 300% था, जो काफी ज्यादा था। इसलिए हमारा जो ये जो आंसर था वो गलत इसलिए आ रहा था, क्योंकि हम ये जो एरर थी वो ज्यादा थी, इसलिए गलत आ रहा था। अगर इस ऑप्शन में 150% होता तो आप सभी इसको टिक करके आते और वो गलत होता। लेकिन अगर हमें नॉर्मल वे से चलना पड़ेगा, शुरू में काइनेटिक एनर्जी, बाद में काइनेटिक एनर्जी, शुरू में मोमेंटम और बाद में मोमेंटम निकाला, 2p आ गया। 2p का मतलब p से 2p हो गया, तो कितने परसेंट बढ़ गया? 100% से बढ़ गया। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100%। सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर इन द रेशियो ऑफ दिस। मतलब मास नंबर का मतलब दो न्यूक्लियाई के मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो उसके अंदर है उनका रेशियो 1:3 है। मतलब एक का मास नंबर ए है तो दूसरे का 3a है, मतलब उनका जो अनुपात है, उनका जो न्यूक्लियाई के मास नंबर का जो रेशियो है वो 1:3 है। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी। मतलब आपको न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो बताना है कि मतलब अगर ये आपको A1/A2 गिवन है, कितना है? 1/3। और आपको बताना है ρ1/ρ2, मतलब उनकी न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो बताना है आपको। वो आप कैसे बताओगे? देखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है किसी भी न्यूक्लियस की, मतलब वो उसके मास नंबर या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, जो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। अगर डिपेंड नहीं करेगी तो दोनों की क्या मिलेगी? सेम सेम मिलेगी, तो 1:1 ही आएगा। 1:1 का मतलब ρ1 अगर ρ2 निकालोगे, इसकी भी डेंसिटी वही, इसकी भी डेंसिटी वही, दोनों कट करके 1/1 का मतलब 1:1 आ गई। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटीज का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है किसी भी न्यूक्लियस का, मतलब डेंसिटी सेम रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। लेकिन अगर वो पूछता रेडियस का रेशियो पूछता, अगर वो R1/R2 पूछता, तो ये क्या आता? A1/A2 की पावर 1/3 लिखते। तो ये क्या आता? A1/A2 1/3 है, इसकी पावर 1/3। तो यहाँ पर क्या हो जाता? 1:3 की पावर 1/3। तो ये हो जाता। तो इसने पूछा किसका? डेंसिटी का। अगर वो रेडियस का पूछता तो ये आंसर आता। तो अगर कोई बच्चा रेडियस का निकाल करके फॉर्मूला करके और ये टिक कर दे, फिर भी ये सही नहीं है, फिर भी ये आंसर आता उसका। क्योंकि आपको 1:3 में A1/A2 दिया है, तो R1/R2 निकालना होता है। सो आपको ये आंसर सही होता। अगर वो रेट इस फॉर्मूला का यूज करके भी कर देता तो भी इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं होते। सो इसका जो राइट आंसर है वो डी ही होगा। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है, न्यूक्लियस की चेंज नहीं होती न्यूक्लियन नंबर के साथ या मास नंबर के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा है तो मैक्सिमम शेयर करिए और लाइक जरूर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच अगेन।